नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आप घर पर होंगे और अपने अच्छे से अपनी तैयारी भी चल रही होगी और अपने जो घर परिवार के सदस्य हैं वो भी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है ना, तो मैं आपके सामने आपका अपना वीर का दिन और आपका स्वागत है डॉक्टर अमित HCS IAS अकेडमी के ऊपर। और मैं आज आपके सामने अपनी इंग्लिश के पोर्शन को लेके आया हूँ, जो हमने पीछे भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर जो पेपर के जो डिस्कशन थे वो हमने पढ़ लिए थे बच्चे। ठीक है, तो हमने जो जैसे हमने पीछे जो अपना पढ़ा था वो पढ़ा था 2014 का, यानी 2014 का जो इंग्लिश का पोर्शन था अच्छे इसका, वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ना बच्चे, वो डिस्कस करेंगे 2009 यानी 2009 का 2009 का जो अपने HCS के पेपर का इंग्लिश का पोर्शन है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, अपना इंग्लिश एंड इंग्लिश ऐसे, ठीक है, कोड 24। ठीक है, और इसी में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा प्रेसी राइटिंग, इसको भी हम देखेंगे। अगला लिख रखा आपके सामने, ये कोई है ना, ये दे रखा अपने आप में पैसेज कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शन का, और ये पैसेज दे रखा है इसमें। ठीक है, मैं आपको थोड़े से दर्शन करवा देता हूँ। ऑल ग्रेट थिंकर से स्टार्टिंग होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बेसिकली 300 वर्ड्स में हमने किसी एक के ऊपर कोई एक ऐसे लिखना है। ठीक है, अगला जो लिख रखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके सामने लिख रखा फिल इन द ब्लैंक्स विद स्टेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, अगला लिख रखा सेंटेंस को रिराइट करने। 6 नंबर पे लिख रखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या आपके सामने जिक्र करना है भाई। अगला लिख रखा है यूज ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, इडियम्स है इनसे सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, और एक लिख रखा 8 नंबर के ऊपर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट होगा पेपर, इतना ही है अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी पहले अपने 5 से नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। एक बार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो जहां मैं आपको बोलूँ तो स्क्रीन के सामने बिल्कुल ठीक ठीक आवाज में एक बार बोलने की कोशिश करना, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज और कोई भी लैंग्वेज आती है कैसे बोलने से। और एक जहां पर मैं आपको कमेंट टाइप करवाऊँ ना, तो कमेंट टाइप जरूर करना और जो भी आंसर हो अपना बता देना। एक बार क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके सामने बच्चे, इसको पढ़े और पढ़कर जो अपना एक बार जो आंसर लगा सकते हो ना, वो लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा आपके सामने, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें करना क्या, फिल इन द ब्लैंक्स इन स्टेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ये कुछ आपके सामने ब्लैंक्स दे रखे हैं और जो स्टेबल जो भी आंसर आ सकता है ना, वो हमें लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एक बार जो भी आंसर लगा सकते हो लगाने की कोशिश करो। सबसे पहला लिख रखा है द टेलर टुक माई, टुक माई, टुक माई। इसके बाद में आपने आंसर लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है। फॉर स्टिचिंग द सूट, अगला लिख रखा आपके सामने ऑल माई फर्नीचर वाज ब्लैंक बाय द फायर, ही ब्लैंक, ही ब्लैंक इमेज टू लाइट द कैंडल। अगला लिख रखा है टुडे द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ, अगला लिख रखा है सोयाबीन्स आर एज ब्लैंक एज मीट। एक बार जो भी अपना आंसर हो ना, वो सभी बच्चे अपने आंसर्स को लगाने की कोशिश करें। ठीक है ना, जो भी आंसर हो अपना वो आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, जो भी एक बार जैसा भी आपका आंसर आ रहा है वो आंसर लगाने की कोशिश करो। शाबाश, ट्राई करो एक बार। जो भी आंसर हो कमेंट कर कर बताओ एक बार कि सर ये मेरा ये आंसर है। लगाओ आंसर, लगाओ एक बार। ज्यादा है ही नहीं, कुछ सवाल लिख रखे हैं आपके सामने। चलो, अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने, आपके सामने जो लिख रखा है ना, वो लिख रखा है द टेलर टुक माई ब्लैंक्स फॉर स्टिचिंग द सूट। अब एक बात बताओ, स्टिचिंग करने की बात हुई। ठीक है, टेलर है तो टेलर अपने आप में क्या करेगा, कहोगे सर वो मेजर ही तो करेगा अपने आप में। हाँ और ना। अब आपने ये देखना कि कहाँ पर नाउन यूज हो सकता है, कहाँ पर प्रोनाउन यूज हो सकता है। जो शब्द लिख रखा है आपके सामने मेजर, ये काम किसका कर रहा है एक बार बताओगे आप? हाँ भाई, जो मेजर आपके सामने लिख रखा है वो काम किसका कर रहा है? आपने कहा सर मेजर अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, मेजर अपने आप में क्या है कि वर्ब है। लेकिन इस वर्ब के लिए, लेकिन देखो जो यहाँ पर जो लिख रखा है ना, ये पजेसिव केस, और पजेसिव केस के लिए हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी। और नाउन बनाओगे कहाँ से आप? जो शब्द लिख रखा है इसको आप बना दोगे, तो बना दोगे मेजर के साथ में आप लगा दोगे ना, वो लगा दोगे मेंट, तो एक शब्द बन जाएगा अपना कौन सा? मेजरमेंट। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा अपना? मेजरमेंट कहना ठीक होगा। देखो शब्द हमने खुद ने फ्रेम करने हैं बच्चे, और अपने खुद के आंसर हमने खुद ने लगाने होंगे। द टेलर टुक माई मेजरमेंट फॉर टीचिंग द सूट। मेजरमेंट मेंट, देखो जिस भी शब्द के लास्ट में पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसमें मेंट लिखा मिले, नेस लिखा मिले और अपना उड जो लिखा होगा ना, तो वो हमेशा काम किसका करेगी? एक नाउन का काम करेगी। अगला लिख रखा है ऑल माई फर्नीचर वाज ब्लैंक बाय द फायर।
जो फर्नीचर था ना वो आग की वजह से पूरा का पूरा डैमेज हो गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो डैमेज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपके सामने इजामार वाज पर दे रखा है, तो पैसे वॉइस बनाने के लिए बाई लिख रखा है, बाई लिख रखा है तो पैसे वॉइस से कंफर्म बात है, और पैसे वॉइस हुई तो इसमें डैमेज नहीं, हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आंसर जो होगा ना वो होगा अपना डैमेज्ड। आंसर क्या हो जाएगा अपना डैमेज्ड हो जाएगा। ऑल माय फर्नीचर्स डैमेज्ड बाय द फायर, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला लिख रखा है ही ब्लैंक ए मैच टू लाइट द कैंडल, इसमें एक बार जो भी कमेंट हो अपना वो आंसर लगाने की कोशिश करो, शाबाश। जो भी आंसर लगा सकते हो ना कि सर ये स्टेबल आंसर होगा मेरा, लगाओ। इसमें लिख रखा है ही ब्लैंक ए मैच टू लाइट द कैंडल, ठीक है, मार्च मैच की बात हुई तो, और इसमें ठीक है देखो आपने देखा होगा कोई मोमबत्ती वगैरह लेके जाते हैं ना, कोई कोई जुलूस वगैरह कोई स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए तो इसमें आपका आंसर होगा वो होगा स्ट्राइक्स। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, टुडे द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए विक्टिम ऑफ, जो भी आंसर हो ना बच्चे वो लगाने की कोशिश करो, विक्टिम ऑफ ए टेरर, विक्टिम ऑफ ए टेरर, ठीक होगी यहाँ तक बात। अब ये बताओ कि टेरर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने बच्चे, जो शब्द लिख रखा है वो टेरर किसका काम कर रहा है, शाबाश, एक बार कमेंट करके बता दो सर ये इसका काम करेगा। हाँ भाई देखो जहां पर आपको मैं कोई कमेंट करूं तो कमेंट करने की कोशिश क्या करो, ठीक है। टेरर किसका काम कर रहा, आपने कहा सर टेरर नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन, ठीक है टेरर। अगला देखो सोयाबीन्स आर एज ब्लैंक एज मीट, सुनो अपने आप में क्या आना चाहिए, इसमें शब्द लिख रखा आपके सामने न्यूट्रिशन, इसमें जो आंसर लगाओगे ना वो लगाओ एक बार, जो आंसर लगा सकते हो सभी बच्चे वो आंसर लगाने की कोशिश करेंगे एक बार। हाँ भाई जो आंसर लगा सकते हो आंसर लगाएंगे आप कि इसमें न्यूट्रिशन आना चाहिए या न्यूट्रिएंट आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए, सब आंसर लगाओ एक बार, जो भी आपका आंसर हो सकता है बच्चे वो आंसर लगाने की कोशिश कर। चलो बच्चों आंसर लगाओ। देखो इसमें ना ये न्यूट्रिशन है काम कर रहा है नाउन का, जिसमें शब्द के लास्ट में, जिसमें शब्द के लास्ट में टी आई ओ वन या आई ओन लिखा मिले तो वो काम करेगा, किसका काम करेगा, नाउन का। लेकिन यहाँ पर एज और एज लिख रखे और इनके बीच में हमें चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव की, और इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो इसका एडजेक्टिव जो बनाओगे लिखने की कोशिश करोगे NUTRITIONAL, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, NUTRITIONAL, ये क्या बना दोगे आप, इससे एडजेक्टिव बना दोगे बच्चे, ठीक है। तो ये तो 5 हो गए। देखो दोबारा से एक बार रिव्यू देखते हैं इनका। अगला लिख रखा माई मेजरमेंट, मेंट की वजह से क्या बना नाउन, पैसे वो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने स्ट्राइक्स वर्ब लगा दी, इसके बाद में ओ प्रीपोजिशन है नाउन टेरर, ठीक है। अगला एज, पूरे एज के बीच में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, तो न्यूट्रिशन तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो नाउन का काम कर रहा है, और हमें आंसर क्या लगाना होगा, न्यूट्रिशन। अगला देखो आपके सामने क्या लिख रखा है, सेंटेंस नंबर 4 हमारे सामने कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर के ऊपर हम काम करेंगे। 5 नंबर जो सवाल लिख रखा है इसको देखो क्या लिख रखा है, सेंटेंस नंबर 5 जो लिख रखा है, 5 नंबर को सभी बच्चे एक बार देखेंगे और जो भी आपका आंसर हो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 जो लिख रखा है आपके सामने बच्चे, 5 नंबर सेंटेंस कह रहा है आपके सामने, ये कह रहे हैं ओहो ज्यादा दूर पहुंचा दिया हमने भाई, 1 मिनट रुकना, ठीक है। 5 नंबर ये, चलो भाई ये रहा 5 नंबर, चलो 5 नंबर लिख रखा है आपके सामने। 5th नंबर के ऊपर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, ठीक है, रीराइट करने। द इनोसेंट्स वर पनिश्ड, द गिल्टी वर पनिश्ड में के कंपाउंड सेंटेंस, हमने क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम आपको एक सेंटेंस की नॉलेज होना जरूरी है। अब हम आपको थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करता हूँ, डीपली समझने की कोशिश करना, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बोर्ड की। चलो भाई खुल जा, जल्दी से खुल जा सिम। चलो अपना बोर्ड जो है वो खुल गया है, ठीक है, कहाँ गया भाई, ठीक है चलो। चलो अब हम आपके सामने जो पढ़ने पढ़ाने का डिस्कशन है उसको शुरू करता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मेरे को बताएंगे आपके सामने शब्द लिख रहा हूँ और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे सेंटेंस, इसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे सेंटेंस। कमेंट करके बताना एक बार सेंटेंस क्या होगा। शायद हमने किसी क्लास में समझा था कि कंप्लीट मीनिंग जो होगा ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। स्ट्रक्चर कॉनकॉर्ड भी उसी को हम बोल देते हैं। पीछे प्रीवियस क्लास में हमने कोई ना कोई डिस्कशन हमने जरूर किया था, देख लेना एक बार। सेंटेंस की मैं बात करूं आपके सामने, और जो सेंटेंस की जो काइंड्स हैं, सेंटेंस की जो टाइप है ना,
वो कैसे काम करते हैं। देखो दो दो फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। एक तो जो काम करेगा हमारा वो काम करेगा स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है। एक जो हमारा काम करेगा सेंटेंस वो काम करेगा स्ट्रक्चर बेस्ड, और एक जो काम करेगा ना वो काम करेगा फंक्शन बेस्ड। दोनों को ध्यान से समझना, दोनों में फर्क क्या है। मैंने कहा आपके सामने एक तो काम करेगा स्ट्रक्चर बेस्ड और एक काम करेगा वो काम करेगा फंक्शन बेस्ड काम करेगा, ठीक है। जब आपके सामने स्ट्रक्चर बेस्ड की बात आए आपके सामने बच्चे, तो स्ट्रक्चर बेस में इसके टाइप कितने होंगे सुनो। स्ट्रक्चर बेस की जब बात करते हो ना तो सबसे पहला जो इसका टाइप बनेगा वो बनेगा सिंपल। सबसे पहला जो बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, सिंपल सेंटेंस बनेगा। और इससे अगला जो टाइप बनेगा इसका वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और जो स्ट्रक्चर की बात हुई तो एक और जो बनेगा और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपके सामने किसके बेस के ऊपर होगी, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। अगली जो लिख रखी है आपके सामने वो लिख रखी है फंक्शन बेस्ड, और फंक्शन बेस्ड में अपनी जो टाइप जो होंगी वो एक तो सबसे पहला जो होगा उसको हम कहेंगे वो कहेंगे अजरेटिव। अजरेटिव नहीं ना तो इसी को हम कहेंगे वो कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। अजरेटिव या डिक्लेरेटिव एक ही बात है बच्चे। अगला आपके सामने जो लिख रखा है ना 2 नंबर जो टाइप जो होगा अपना उसको हम कहेंगे वो कहेंगे इंटेरोगेटिव। इसको हम कहेंगे वो कहेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये भी 2 टाइप का होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्वेश्चन वर्ड लिखा मिले तो ओपन एंडेड, और क्वेश्चन वर्ड नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे क्लोज एंडेड। एक अगला जो सेंटेंस होगा ना अपना वो कौन सा होगा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव की शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और नेगेटिव होगा तो डू नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला आपके सामने 4 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और भी लिखना चाहो तो 5 नंबर के ऊपर, और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी आपके सामने फंक्शन बेस्ड कितने हो गए, ये 5 होगी, और जो स्ट्रक्चर बेस्ड है वो कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए, ठीक है। अब इनमें हम देख लेते हैं कि ये जो 3 है इसमें सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है समझ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। सेंटेंस के काइंड से 2 तरीके से काम करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड, फंक्शन बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड होगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फंक्शन होगा अजरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चे अब मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम जो जिक्र करेंगे ना वो जिक्र करेंगे अपने एक सेंटेंस का, और इसको हम कहेंगे वो कहेंगे बच्चे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ये इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगी या इसको ठीक कैसे करोगी। इसमें जब सिंपल की बात आती है ना तो इसमें लिखा होता है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या लिखा होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब भी वो हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हो सकती है, वो अपनी एक बेसिक नॉलेज है वो आपको ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूं आपके सामने रेनू इज राइटिंग, रेनू इज राइटिंग ए लेटर। ये अपने आप में जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा जो टाइप बनेगा इसका बच्चे, दूसरा जो टाइप बनेगा इसका वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। समझ गए होंगे, सिंपल में कोई खास बात थी नहीं। अगला जो बनेगा वो बनेगा कौन सा अपना कंपाउंड सेंटेंस। सुनो मेरी बात ध्यान से, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में एक नहीं कितने सेंटेंस होंगे, 2 सेंटेंस होंगे। और वो 2 सेंटेंस कैसे काम करेंगे उनके ऊपर हम काम करते हैं। सुनना, सबसे पहले क्या लिखा होगा इसमें सब्जेक्ट। 1 मिनट रुकना भाई, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लिखा होगा वो लिखा होगा सब्जेक्ट वर्ब, प्लस में क्या लिखी होगी ऑब्जेक्ट। इसके बाद में भी क्या लिखा होगा सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या लिखी होगी ऑब्जेक्ट लिखी होगी। जब वही 2 सेंटेंस गए और 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला जो इंग्लिश में वर्ड जो होगा वो कौन होगा बताना एक बार आपने का सब कंजंक्शन। 2 सेंटेंस को कनेक्ट जो करेगा ना बच्चे, 2 सेंटेंस को कनेक्ट जो करेगा वो कौन करेगा कंजंक्शन। तो इनके बीच में जो होगी वो काम किसका करेगी बोलकर बताओ एक बार, मीन्स टाइप करके बताओ कमेंट करके किसका काम करेगा वो कंजंक्शन का। भाई 2 सेंटेंस होगे तो कनेक्ट किससे करोगे आप, कंजंक्शन से करोगे, ठीक है। और कंजंक्शन के नाम पर कौन से शब्द हो सकते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। दोनों को ऐड करने के लिए कौन से हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना कि कौन से हो सकते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे कि कौन से हमारे सामने हो सकते हैं। एक बार उनके मैं आपके सामने लिस्ट तैयार कर देता हूँ, देख लियो, ठीक है। अब आते हैं अपने, हो सकता है हमारे सामने जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ कोई भी कंजंक्शन के नाम पर ऐसा कोई शब्द हो सकता है। जैसे कंजंक्शन के नाम पर एक शब्द लिखा, एंड ये जो शब्द लिख रहा हूँ इनको आप है ना मेरे साथ टाइप करते रहोगे ना तो ये अभी के अभी याद हो जाएंगे, और आपके पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें आपके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे।
तो बच्चे जहां पर भी मैं आपको लिखवाने की कोशिश करूँ, टाइप करूँ, तो मेरे साथ साथ आप टाइप करने की कोशिश जरूर करें। एंड हो सकता है, ठीक है, एंड नहीं तो इसमें एक और शब्द लिखा सो के साथ में एक शब्द और लिखा, कंजंक्शन का काम करेंगे। बिकॉज हो सकता है, जैसे आपके सामने एक शब्द और लिखूं, इसको हम कहेंगे देयर फोर, और एक शब्द और लिखा सो, तो आपके सामने हमने पढ़ ही लिया अभी अभी, तो नहीं इसकी जगह लिखो और, इसकी जगह लिखोगे ना, वो लिखोगे बच्चे और का जिक्र हम करेंगे, ठीक है ना, और का जिक्र हम करेंगे। इनमें से कोई भी कुछ भी हो सकता है अपना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे एंड हो सकती है, सो हो सकती है, बिकॉज हो सकती है, देयरफॉर हो सकता है, और हो सकता है। ये जो होगा ना अपने आप में, ये अपनी मीनिंग को लेकर जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो होगा अपने वो मीनिंग को लेकर जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट होगा। अगला जो होगा ना अपना, ये भी अपने मीनिंग को लेकर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये भी अपने मीनिंग को लेकर क्या होगा, इंडिपेंडेंट। कहोगे सर इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या निकलता है, कैसे होगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कोई सेंटेंस बोलूं और मैं कहूँ आपके सामने, मैं कहूँ आपके सामने राहुल बहुत अच्छा लड़का है क्योंकि उसका नेचर अच्छा है, तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, उसका नेचर अच्छा है, मीनिंग समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट है। राहुल अच्छा लड़का है, ये भी अपने आप में इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि किसका काम कर रहा है, बिकॉज कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने एग्जाम्पल के नाम पर, तो उसको ध्यान से समझना। मैं कहूँ आपके सामने इसी में, ठीक है, एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ आपके सामने राहुल केम हियर, एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, एक और लिख देता हूँ आपके सामने, ही वांटेड माई हेल्प। दो सेंटेंस लिखे आपके सामने, राहुल केम इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। अगला लिख रखा है ही वांटेड माई हेल्प, ये भी तो इंडिपेंडेंट है अपनी मीनिंग को लेकर, दोनों को समझ में आ रहा है। अब हमें बनाना कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसका कंपाउंड बनाएंगे, सभी बच्चे बनाओ। और कंपाउंड बनाने के लिए हमें जोड़ना होगा, और जोड़ना किससे होगा, कंजंक्शन। और कंजंक्शन के नाम पर हम कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं जो स्टेबल लिखी। आपके सामने मैंने लिख दिया बिकॉज, और मैंने लिखा राहुल केम हियर बिकॉज ही वांटेड माय हेल्प। तो ये कैसे सेंटेंस बन गया अपना, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया अपना। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इन्हीं दो सेंटेंस को एंड, सो, बिकॉज, देयरफॉर और से कनेक्ट कर दो ना, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा अपना, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा बच्चे, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आगे जब आप इसे एक बार यहाँ तक कमेंट करके बता दो क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है या दिक्कत है, बताना भाई एक बार। हाँ भाई, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या, बताना एक बार। मेरे हिसाब से आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये तो हो गया अपना कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड की जानकारी होगी। अगला जो आपके सामने फंक्शन बेस की बात हुई, तो इसी में आपके सामने एक अगला जो सेंटेंस और लिखेंगे, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे काम करेगा, ठीक है, इसका हम और जिक्र कर लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ये और कैसे काम करता है, अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जानकारी का जिक्र और ले लेते हैं एक बार। कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होगा, इसमें एक नहीं कितने सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे बच्चे। एक नहीं कितने सेंटेंस होंगे, बोलकर बताओ। आपने कहा सर दो सेंटेंस होंगे, यही तो मैंने कहा आपके सामने, दो सेंटेंस होंगे। और दोनों की मैं बात करूं आपके सामने, एक तो जो सेंटेंस होगा वो होगा अपने आप में इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग को लेकर। मेरी बात को सुनना भाई ध्यान से, अपने मीनिंग को लेकर इंडिपेंडेंट होगा। और दूसरा जो होगा ना वो होगा अपने आप में डिपेंडेंट। दूसरा जो होगा ना होगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ये कैसे काम करेगा इसको भी हम समझेंगे। डिपेंडेंट किसको लेकर होगा, अपने मीनिंग को लेकर। और इसको हम कनेक्ट करेंगे। भाई देखो सीधी सीधी बात है, कनेक्ट करने के लिए तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, कुछ शब्दों की जरूरत पड़ेगी। और वो शब्द कौन से हैं उनका हम जिक्र कर लेते हैं। सुनो, यदि इनको कनेक्ट करने के लिए यदि आपके सेंटेंस में वो लिखा मिले तो कौन सा सेंटेंस होगा अपना, कौन सा सेंटेंस होगा। आपने कहा सर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नहीं तो हो सकता है हमारे सामने क्या लिखा मिले, ओम। ये शब्द साथ के साथ टाइप करते रहे ना पे, वो हो गया, ओम हो गया। हो सकता है आपके सामने एक शब्द और लिखा, विच हो गया अपना, ठीक है। इसी तरीके से शब्द लिखा अपना वेयर हो गया। और भी शब्द लिखना चाहो तो एक शब्द लिखा हुआ है कंजंक्शन के नाम पर, तो और भी शब्द हो सकते हैं, एज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द और लिखो वाइल हो गया, एक शब्द लिखा आपके सामने बिफोर। बच्चे यदि इनसे कोई सेंटेंस कनेक्ट हो ना तो वो अपने आप में कौन सा सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंडिपेंडेंट को तो हिंदी में कहोगे मुक्त वाक्य, और डिपेंडेंट को कहोगे आश्रित वाक्य जिसको कहोगे, ठीक है ना, आश्रित वाक्य। यदि इनसे कनेक्ट करा
लिखा मिले तो कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, समझना, मैं कहूँ आपके सामने आई हैव ए बुक विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड। एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, पढ़कर देखना भाई, शाबाश। जो सेंटेंस लिख रखा है पढ़कर देखो, आई हैव ए बुक विच इज वेरी गुड। मैं आपके सामने कहूँ सिर्फ विच इज वेरी गुड, कहोगे सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। ये डिपेंडेंट है और ये कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। आई हैव ए बुक मैंने कहा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, अपने मीनिंग को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड है, लेकिन ये अपने आप में मीनिंग को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। विच इज वेरी गुड, कहोगे सर क्या विच इज वेरी गुड, ठीक है। अब आपके सामने, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से एक बार, अब मेरी बात को सुनोगे। इसमें आपके सामने जो लिख रखा है, इसमें आपके सामने जो लिख रखा है ये शब्द, ये कौन सा, एक मिनट भाई, हमने बाई मिस्टेक कुछ और ही साफ कर दिया, विच। इसमें शब्द लिख रखा है आपके सामने विच, विच तो ठीक है। इसमें आपके सामने जो शब्द लिख रखा है आई वे बुक, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आपने कहा सर इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलेगा। लेकिन ये जो है ना, इसका मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा डिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। कैसा मीनिंग निकलेगा बच्चे, डिपेंडेंट मीनिंग निकलेगा। इसी में आपके सामने, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हो और इन शब्दों से कनेक्ट करते हो ना, तो इनको सेंटेंस की बजाय एक नाम से जानते हो। जो सेंटेंस की बजाय जो दूसरा नाम जो होगा ना, इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे क्लोज, और इसको भी हम क्या बोल देंगे, क्लोज। जो शब्द लिखा है एक बार टाइप करके बताना, एक बार क्या लिखा आपके सामने, क्लोज, और दूसरा भी क्या लिखा, क्लोज। यहाँ पर एक शब्द लिखा आपके सामने क्लोज, ये क्लोज होगा क्या, सुनो, क्लोज कुछ नहीं होता बेसिकली, ये अपने आप में क्या होगा, एक सेंटेंस ही होगा। क्लोज क्या होगा बोलकर बताओ, सेंटेंस ही होगा, ठीक है। अब कहोगे सर हमें और भी डीपली जानकारी चाहिए कि क्लोज क्या होगा। देखो और भी डीपली जब जानकारी की बात करो तो इसको कहोगे जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखे ना, उसे सेंटेंस नहीं, उसको हम क्लोज कहेंगे, ठीक है ना। बस इतना याद रखना, जिसे आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में रख दे। जैसे इंडिपेंडेंट हो गया, ये अपने आप में डिपेंडेंट हो गया। जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में रख देना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, क्लोज कहेंगे, ठीक है ना। अपने आप में यानी सेंटेंस में इसमें लिखना चाहो तो डिपेंडेंट ऑफ मीनिंग, इसमें है ना, लिखना चाहो तो कह सकते हो डिपेंडेंट ऑफ मीनिंग। कौन से कैटेगरी में रख दे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, ठीक है। और भी एक दूसरा और लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में, इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होगा आपका है कि क्लोज होगा बच्चे, ठीक है ना। ये काम किसका करेगा, क्लोज। क्लोज होगा क्या, कोई आपसे पूछ ले तो कहोगे सेंटेंस ही होता है, लेकिन जिसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कैटेगरी में रख दें तो उसको हम क्या कह देंगे बच्चे, क्लोज कह देंगे। तो ये अपने आप में क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो किसी भी चीज को पढ़ रहे हो ना, इसी तरीके से पढ़ो कि जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़े। एक बार पढ़ो, एक तीर ऐसे लगा दो कि वो वापस से नहीं आए, ढंग से पढ़ लो एक बार, आखिरी बार यदि ढंग से पढ़ लिया तो आपको जगह जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बिल्कुल कंसेप्ट है आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अपना, ठीक है। एक बार इसको देख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आगे चलेंगे, वो चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ और उन सेंटेंसेस को आपने जो फाइंड करने हैं वो फाइंड करने की कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा सिंपल है। देख लेना एक बार, कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। चलो कुछ हल्के हल्के सवाल लिख रहा हूँ, देख लेना एक बार कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
5 सवाल पेश करें बच्चे आपके सामने। एक बार इनको ये बताओ कि कौन सा सिंपल और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, शाबाश बताओ एक बार। चलो कोशिश करो एक बार, कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, ट्राई करो एक बार, जो भी बता सकते हो शाबाश। जो भी आप आंसर्स बता सकते हैं वो आंसर्स बताएं आप, शाबाश। ठीक है, कमेंट कर रहे हो तो ये भेजना कि एक नंबर कॉम्प्लेक्स है, एक नंबर सिंपल है, ऐसे ही दूसरे नंबर लिखकर फिर आपने लिखने हैं। लगाओ सभी बच्चे आंसर लगाओ, शाबाश। लगा लिया होगा, हाँ भाई। चलो बच्चों, सबसे पहला जो सवाल लिख रखा है इसको पढ़ते हैं। मीना, मीना वाज, मीना वाज वेटिंग फॉर गौरव। आपने कहा सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा मिला तो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला लिख रखा है श्रेया केम एंड हर ब्रदर मेट हर। इसमें आपके सामने एक शब्द लिखा मिला और वो शब्द कौन सा लिखा मिला, एंड। कौन सा शब्द लिख रखा है आपके सामने, एंड। तो बच्चे सोचने की जरूरत है नहीं, आपने कहा सर एंड लिखा मिला तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है सी मेट द ओल्ड मैन हु वाज ए प्रोफेसर। इसमें भी आपके सामने आप देखोगे ना, शब्द लिख रखा है कौन सा, ऊ। और जैसे आपके सामने ऊ लिखने की बात हुई तो आपने कहा सर सी मेट द ओल्ड मैन हु आज ए प्रोफेसर, ये तो लिख रखा है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये कैसा सेंटेंस होगा, इंडिपेंडेंट। और ये कैसा होगा, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस हो तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा था हमने, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में बच्चे, कॉम्प्लेक्स। अगला लिख रखा आपके सामने इफ इट रेंट आई वुड कैंसिल द मीटिंग। अब एक बात बताओ, जो आपके सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है, आपके सामने जो लिखा हुआ सेंटेंस है, इसको मैं यदि साइड कर दूं तो इफ इट रेंड का कोई मीनिंग बचता है। आपने कहा सर नहीं, ये तो काम कर रहा है किसका, दोनों के दोनों। यदि इसको हटा दूं तो क्या इसका मीनिंग बचेगा, आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में रख दोगे आप इसको, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। लास्ट का पढ़ो 5 नंबर एक बार, सभी बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ो शाबाश का लिख रखा है। किरण हैव बीन नैतिक बिकॉज़ ही नीडेड मनी। बच्चे आपने सोचने की जरूरत है ही नहीं, एक शब्द लिखा मिला, वो कौन सा शब्द लिखा मिला आपके सामने, शब्द जो लिखा मिला बिकॉज। बिकॉज जो लिख रखा है ना, एक मिनट रुकना भाई, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, ये लिख रखा बिकॉज, और बिकॉज शब्द लिखा तो इसको आप रखोगे, वो रखोगे कंपाउंड की कैटेगरी में। तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा अपना है कि कंपाउंड की कैटेगरी में रख देंगे। अब ये कमेंट करके बता दो कि 5 के 5 किसके ठीक है, शाबाश। 5 के 5 किसके ठीक है, बताना भाई एक बार कि सर मेरे 5 के 5 ठीक है, बताओ एक बार, ठीक है। चलो हो गया होगा अपना पूरा का पूरा जो कवर आपने बिल्कुल अच्छे से। अब अपने एक अगले सेक्शन के ऊपर चलते हैं, अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चन पेपर खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम, शाबाश ये खुल गया। देखो द इनोसेंट्स वर पनिश्ड द गिल्टी। इसको एक बार ठीक करो आप, जो लिख रखा है ना आपके सामने, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप इसको ठीक करोगे फिर हम अपने आगे पढ़ने पढ़ाने की स्टोरी को शुरू कर देंगे। बच्चे आप इसको ठीक करोगे ना, तो आपने देखा कि ये जो लिखे हुए 2 सेंटेंस है, और इसको ठीक करोगे तो आपने लिखा द इनोसेंट। इसको ठीक करोगे, एक मिनट रुकना, हम अपना मार्कर उठा लेते हैं, ठीक है। चल भाई, इसको ठीक करोगे तो लिखने की कोशिश की आपने यहाँ पर द इनोसेंट, और इनोसेंट के बाद में एंड। क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो एंड से जोड़ सकते हो, एंड द गिल्टी, द गिल्टी, GULTY गिल्टी वर पनिश्ड, वर पनिश्ड। ये बन जाएगा अपना कौन सा सेंटेंस बच्चे, कौन सा बन जाएगा बोल कर बताओ, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, द इनोसेंट एंड द गिल्टी वर पनिश्ड। ये कहना ठीक होगा। अगला जो लिख रखा है, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको तरीका जो है वो समझा दिया। तो अब जो सेंटेंस नंबर जो बी है, इसको चेंज करके आप खुद बताओगे मेरे को, सेंटेंस बी को, ठीक है। ए हमारा चेंज हो गया, ठीक है, इसको चेंज करके बताओ, ठीक है। अगला देखो क्या लिख रखा है, तीसरा सी का, आई एम राइटिंग ए लेटर। कर दोगे आप चेंज, मेरे को पता है क्योंकि हमने तरीका हमने समझ लिया। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया अपना। अगला लिख रखा है आई एम राइटिंग ए लेटर। इसका क्या बनाना है, वॉइस बनाना है भाई, बिल्कुल हल्की वॉइस है। और इसका जब बनाओगे तो लिखने की कोशिश की आपने यहाँ पर ए लेटर, और एम राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इज, इसके बाद में क्या लिखोगे, बीइंग
और इसके बाद में क्या लिखोगे, रिटर्न। रिटर्न के बाद में क्या लिख देंगे, बाई, और बाई के बाद में क्या लिख दोगे, मी। ये बनेगा इसका पैसे, बिल्कुल हल्का सा पैसे होता कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, इट इज करेक्ट। ओके, ठीक है, ये तो कोई सवाल था ही नहीं। अगला लिख रखा आपके सामने, यू ईट वेरी क्विकली एड इज टेबल क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग आपका है ना, पीछे के क्लास में बिल्कुल डीपली करवा रखा है, ठीक है। अपने प्रीवियस जो अपने पेपर्स को देखोगे ना, तो उसमें इसका डीपली डिस्कशन कर रखा है। और इसका जो आंसर तैयार करोगे, यू ईट वेरी क्विकली, ईट, देखो आपको बता रखा है कि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब काम करेंगी। डू या डज सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो लगाया कोमा, कोमा के बाद में डजंट, 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 और इसके बाद में डजंट का यूज नहीं करेंगे हम, डजंट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारे सामने वो क्या लिख रखा है, यू, और यू के लिए लिखोगे डू, और डू के बाद में एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे डोंट, और डोंट के बाद में क्या लिख दोगे, यू। इसका टैग जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, डोंट यू। क्यों बना, क्योंकि ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यू का भी प्लूरल होगा तो डू, डू प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट, और इसके बाद में यू, यू के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन टैग किस किस का ठीक था। और भी डीपली देखना हो ना तो प्रीवियस क्लास में आपका डिस्कशन कर रखा है। अगला लिख रखा है आपके सामने, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, चेंज द मोड ऑफ नरेशन। ये ऐसा सवाल पीछे पेपर में भी आया था और ये करवा रखा है। और जैसे इसको चेंज करोगे ना बच्चे, इसी को चेंज करोगे तो चेंज करने की कोशिश की, ही। देखो आपके सामने क्वेश्चन वर्ड लिखा मिला, इसका मतलब ओपन एंडेड है भाई, इंटेरोगेटिव की तो टाइप है, तो लिखने की कोशिश की आपने, ही आस्क्ड, और इसके बाद में आपने लिखा मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड लिख रखा है तो हम इफ या वेदर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने लगाने की कोशिश की व्हाट, और व्हाट के बाद में यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, लिसनर कौन है, मी का अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई आर डूइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज डूइंग। और लास्ट में इतना याद रखना, क्वेश्चन मार्क है वो आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करोगे, और इसमें क्या लगा दोगे आप बच्चे, फुल स्टॉप जो है वो लगा दोगे, ठीक है ना। ये कर दिया हुआ चेंज। डीपली डिस्कशन जो पीछे जो पेपर था उसमें भी सवाल आया था, बिल्कुल नरेशन को हमने खंगाल कर पूरा रख रखा, देख लेना एक बार। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, ठीक है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगला जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिख रखा है, एक बार एक काम करो, जो 6 क्वेश्चन नंबर 6 इनके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो लगा सकते हो वो लगाने की कोशिश करो एक बार, ठीक है ना। यही हूँ मैं आपके पास साइड में, जो भी वन वर्ड है एक बार इनके लिए सजेस्टेड जो आंसर है वो लगाने की कोशिश करें, शाबाश। जो भी आंसर हो लगाओ बच्चे। लगा लिया होगा सभी ने भाई, कमेंट करते रहा करो जो भी आंसर हो साथ के साथ अपना, ठीक है। कमेंट करते रहा करो सर ये आंसर है हमारा, ठीक है। चलो बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब अपने सेक्शन को प्रोसीड करेंगे आगे। चलो, ये लिख रखा है आपके सामने सवाल। सबसे पहला जो लिख रखा है वो लिख रखा है, ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर एंटिंग इज बेंट, ठीक है। उसको क्या कहोगे, उसको हम कहेंगे ना बच्चे, वो कहेंगे सेंचुरी। उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी। सेंचुरी की स्पेलिंग को एक बार टाइप करना है एक बार। सेंचुरी की क्या स्पेलिंग होगी, आपने कहा सर सेंचुरी की जो स्पेलिंग होगी वो लिखा SANCARY, सेंचुरी। उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी। अभ्यारण जिसको कहते हो ना, हिंदी में आपने सुना होगा अभ्यारण, उसको हम क्या कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे। अगला शब्द जो लिख रखा है आपके सामने उसको पढ़ो और अपने आंसर्स को लगाओ, ठीक है। अगला जो सेंटेंस लिख रखा है ना आपके सामने, स्टेटमेंट जो लिख रखी है, ए पर्सन हु मेक्स स्टैचूज आउट ऑफ स्टोन, जो मूर्तिकार जो होगा उसको क्या कहोगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। मूर्तिकार दो तीन वन वर्ड होते हैं, एक तो आपके सामने जो होगा उसको हम कहेंगे लेपिडिस्ट, ठीक है। शब्द लिख रखा है आपके सामने लेपिडिस्ट, और एक जो होगा ना वो होगा SCULPTURE, और एक जो होगा ना वो होगा SCULPTOROR, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस समझना। ये लिख रखा है आपके सामने, लेपिडिस्ट तो होता है जो अपने जो प्रीसियस स्टोन जो होते हैं ना, बहुमूल्य पत्थर जो होते हैं
उनको काटने वाला, वन हु कट्स ए प्रीसियस स्टोन दैट इज कॉल्ड लेपिडिस्ट। ये जो आपके सामने स्कल्पचर जो लिख रखा है, ये मूर्ति बन, जो मूर्ति जो होती है ना उसको हम क्या कहेंगे, स्कल्पचर कहेंगे। और जो मूर्ति बनाने वाला जो होगा उसको क्या कहोगे, स्कल्पचर कहोगे। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा SCULPTOR, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, मूर्तिकार जिसको कहोगे। ठीक है, अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, एक बार जो आंसर लगा सकते हो कमेंट करके बताते रहो, जो भी आंसर आपका साथ के साथ शाबाश। ठीक है, अब क्लियर आ रही होगी वॉइस, है ना, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। चलो पढ़ते हैं हम। आपके सामने जो शब्द लिख रखे हैं डी के ऊपर, इसमें देखोगे समथिंग दैट नेवर डाइज, इसके आंसर को लगाओगे ना पे, जो कभी भी ना मरे उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे इमोर्टल। इसको हम कहेंगे ना, वो कहेंगे इमोर्टल। ठीक है, हिंदी में मीनिंग निकलता है नश्वर। जो कभी भी ना मरे उसको हम क्या कहेंगे, इमोर्टल कहेंगे। एक शब्द सुना होगा आपने, एमोरल। एमोरल का मीनिंग क्या होगा, अनैतिक। वन who does not concerned with right or wrong, that is called amoral कहेंगे उसको हम। ठीक है ना, amoral कहेंगे। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, the study of stars and planets, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, बोलकर बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ सब, जो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। इसको हम कहेंगे ना, वो कहेंगे बच्चे एस्ट्रोनॉमी। ये बेसिकली है ना, टाइप है कुछ अपने, टाइप और टाइप भी किसके, स्टडी के। तो मैं कुछ वन वर्ड की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, देख लेना। एस्ट्रोनॉमी लिख रखा है, ये एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट। वो टाइप जो है उनके कुछ वन वर्ड लिख देता हूँ जो पेपर के लिए ठीक ठीक है, उनके ऊपर हम काम करते हैं। चलो एक बार समझ लेते हैं कि कौन से वन वर्ड है जो टाइप से, स्टडी से रिलेट करते। तो और उम्मीद करूंगा आप उनके आंसर्स को लगाते चलोगे साथ के साथ। ठीक है ना, मीनिंग पता हो ना तो मीनिंग जरूर बताना भाई, कमेंट करके सर ये आंसर होगा। ठीक है, कहो तो मैं आपके सामने कुछ शब्दों की लिस्ट तैयार कर देता हूँ, देख लियो एक बार। ठीक है, तब तक एक काम करो, आप आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कुछ वन वर्ड लिखी स्टडी से रिलेटेड आंसर लगा दो एक बार। लगा लिए होंगे आंसर, हाँ भाई। चलो, सबसे पहला शब्द लिख रखा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हम कहेंगे, वो कहेंगे पुरातत्व विज्ञान। ये जो शब्द लिख रखा है ना,
इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे आर्कियोलॉजी को कहेंगे, वो कहेंगे पुरातत्व विज्ञान जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी कहेंगे। आर्कियोलॉजी की बात करूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, पुरातत्व विज्ञान कहेंगे। और इंग्लिश में कहना चाहो ना इसी को, तो इसको आप इंग्लिश में लिखोगे एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आर्कियोलॉजी। अगला शब्द लिख रखा है डेमोग्राफी, जो जनसंख्या जो होगी ना उसके अध्ययन को हम क्या कह देंगे बच्चे, डेमोग्राफी कह देंगे। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहोगे, डेमोग्राफी बोल देंगे। और इंग्लिश में कहना चाहो तो इसको कहोगे स्टडी ऑफ वाइटल एंड सोशल स्टैटिक्स डेटा, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे डेमोग्राफी। अगला शब्द लिख रखा इथेनोलॉजी, इसका मीनिंग निकलेगा मानव जाति विज्ञान, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसिस, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसिस, इथेनोलॉजी। अगला लिख रखा है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अगला लिख रखा है इचिथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, जो मछली जो होंगी ना उसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ फिशिज। अगला शब्द लिख रखा है लिंग्विस्टिक्स, इंपोर्टेंट वर्ड है याद रखना, स्टार लगा लेना इसको याद रखने के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स की मैं बात करूँ तो हम इसको कहेंगे स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, LINGUISTIES, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अगला जो लिख रखा है न्यूमेरिक्स, ट्रिपल स्टार लगा लोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। और इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्का विज्ञान जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। पैलिएंटोलॉजी हिंदी में मीनिंग निकलेगा जीवाश्म विज्ञान, और इंग्लिश में कहोगे वो कहोगे स्टडी ऑफ फोसिल्स कहोगे, स्टडी ऑफ अर्थ कवे, स्टडी ऑफ अर्थ कवे किसको कहोगे, सिस्मोलॉजी। अगला शब्द लिख रखा आपके सामने थियोलॉजी, और इसकी मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म विज्ञान जो होगा, ठीक है। कुछ वर्ड थे अपने लॉजी से रिलेटेड, अब चलते देखो करवाएंगे जब वन वर्ड की जो क्लास होगी ना अपनी, उसमें जब आपको करवाएंगे बच्चे वन वर्ड की जो क्लास होगी अपनी, जब उसमें पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे टाइप वाइज हम डिस्कस कर लेंगे अपने सेक्शन को, ठीक है। तो इसमें आपने आंसर लगा लिया था द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट, ये हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है, वन वर्ड वाला। अगला लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने, इसको आंसर लगाने की कोशिश करोगे एक बार। 7 नंबर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है बिल्कुल। चलो 7 नंबर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, और इसमें एक बार जो भी आंसर हो जस्टिफाई कर लेते हैं। 7 नंबर जो लिख रखा है इसके आंसर को लगाओगे, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस ब्रिंगिंग आउट ऑफ द मीनिंग, इसके मीनिंग को लेकर जो भी सेंटेंस बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले जो इडियम लिख रखी है वो लिख रखी है सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम कहेंगे, देखो कई बार क्या होता है दो इंसान एक ही सिचुएशन में होते हैं, दोनों खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, कोई मुसीबत की हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे सेलिंग इन द सेम बोट। इन द लिखोगे मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा इन द सेम बोट सिचुएशन, इन द सेम, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे सेलिंग इन द सेम बोट। इंग्लिश में लिखोगे, इसका सेंटेंस बनाना चाहो ना तो इससे बना सकते हो देयर वर सो मेनी पीपल, इससे बनाना चाहो तो आप इसको कहोगे, वो कहोगे देयर वर सो मेनी पीपल इन द सेम बोट, इन द सेम बोट एज मी, ठीक है ना, मेरी तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो एक ही सिचुएशन, तो उसको हम कहेंगे सेलिंग इन सेम बोट। अगला लिख रखा है बैग एंड बैगेज, इसकी मैं बात करूं तो हिंदी में मीनिंग निकलता है इसका बोरिया बिस्तर समेत, बोरिया बिस्तर समेत, और इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखना चाहो तो इसको कहोगे विद ऑल वंस, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, उसको हम कहेंगे बैग एंड बैगेज। और इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनाना चाहो तो आप लिखोगे ही गॉट रीड, he got rid the visitors, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज। हिंदी में मीनिंग क्या बताया इसका बोरिया इसका समेत, उसको हम कहेंगे बैग एंड बैगेज। सी के ऊपर लिख रखी एट द 11th आवर, फ्यूचर में पूछी जा सकती है, ट्रिप 4 लगा लेना इसको, एट द 11th आवर को इम्पोर्टेंट है, और इसको हम कहेंगे अंतिम समय में, आखिरी समय में, जिसको हम कहेंगे, आप इसका मीनिंग लिखना चाहो ना तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में, इसको हम कहेंगे एट द 11th आवर, ठीक है। और इसकी सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो वी ओनली रिसीव्ड, सेंटेंस बना रहा हूँ आपके सामने, वी ओनली रिसीव्ड, रिसीव्ड लिख रखा आपके सामने, द सिग्नेचर SIGNATURE, वी ओनली रिसीव्ड द सिग्नेचर, ठीक है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट, समझ गए होंगे आप। अगला जो लिख रखा है आपके सामने
वो लिख रखिए पुट द हैंड्स टुगेदर। इनकी मैं बात करूं आपके सामने, पुट्स द हैंड टुगेदर, देखो दोनों हाथ इसको इक्वल रखते हो तो ताली भी बजती है। ताली किसके लिए बजाते हो? किसी की प्रशंसा के लिए बजाते हो। तो इसका मीनिंग जो निकलेगा ना, जो डी जो हमारे सामने है, डी जो है, इसका मीनिंग जो निकालोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा अपलोड। अपलोड की जगह क्लैपिंग भी कह सकते हो इसको, प्रशंसा करना। और इससे सेंटेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, आई वांट यू ऑल। सेंटेंस बनाना चाहो तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आई वांट यू ऑल टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सोहन, टुगेदर फॉर सोहन। ये सेंटेंस लिखना, हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा पुट द हैंड्स टुगेदर। एक बार देख लो, एक लास्ट की ईडियम, ये तो प्रीवियस पेपर में भी करवाई थी, टू टर्न द टेबल्स, पासा पलट देना, ठीक है ना, पासा पलट देना, उसको हम कहेंगे टू पुट, टू टर्न द टेबल्स, ठीक है ना। इसको कहेंगे, इस ई का मीनिंग जो है, इस ई का ईडियम का मीनिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस ई का मीनिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। इसका मीनिंग जो निकलेगा ना, इसको हम कहेंगे टू चेंज द सिचुएशन कंप्लीटली। कोई सिचुएशन जो है और उसको कंप्लीटली चेंज कर देंगे बच्चे, तो उसको हम क्या कहेंगे? टू टर्न द टेबल्स कहेंगे। सेंटेंस बनाना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट टर्न्स द टेबल ऑन मूवी रेटिंग। ये आपके सामने लिखे, ठीक है, दैट टर्न्स द टेबल्स ऑन मूवी रेटिंग। एक बार देख लो, ये 5 के 5 हमने तैयार कर लिए अपने सवाल, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर। हो गया होगा यहाँ तक सभी बच्चे का? हाँ भाई, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं अगला जो लिख रखा है पेपर के ऊपर, चलते हैं। चलो भाई, उल्टा सिमसिम आ गया पेपर, थोड़ा सा गलत खोल दिया, और हमने जो खोलना था वो ये खोलना, ठीक है। चलो हो गया अपना, कोई डाउट नहीं बचा होगा बच्चे के? आंसर को जस्टिफाई करो एक बार, जो आंसर लगा सकते हो। चलो आ जाएगा। अरे रुक जा तो भाई, रुक जा, कहाँ जा रहे? लगाओ आंसर, लगाओ। लगा लिया होगा सभी ने। करेक्ट करने गलत है, ठीक करोगे तो बच्चे। ठीक गया मी ए एडवाइस, ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है। ये बेसिकली जो एडवाइस है, ये अपने आप में कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आर्टिकल ए या एन का यूज, आर्टिकल ए या एन का यूज हमेशा हम करेंगे ना, वो यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका? आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। तो आपके सामने जो लिख रखा है, ये लिख रखा है आपके सामने, गैव मी ए एडवाइस। इसकी जगह डिटरमिनर यूज करना है तो आर्टिकल ए को हटा दो इसकी जगह, और इसकी जगह डिटरमिनर कोई भी यूज कर सकते हो, और इसकी जगह हम यूज कर देंगे सम, ठीक है। तो सम का यूज कर सकते हो अनकाउंटेबल के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम सम एडवाइस, तो ये ठीक हो जाएगा अपना। अगला लिख रखा है नाइदर इज फादर नोर इज मदर आर अलाइव। ये लिख रखा है ना आपके सामने, ये लिख रखा है नाइदर इज फादर नोर इज मदर आर अलाइव। ये थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, अच्छा सवाल है। अब अपने चलते हैं वापस, एक बार बोर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर हम काम करते हैं। चल भाई, खुल जा सिम, खुल जा शाबाश, ये खुल, ठीक है। चलो अब अपने अगले सेक्शन को शुरू करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल पेश कर रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा कि एक बार उनके ऊपर आप जरूर गौर फरमाओगे। जो भी अपने आंसर वगैरह को लगाना हो ना, वो तो आप देख लियो। एक बार कुछ सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने।
आवाज तो आ रही होगी बिल्कुल। कुछ सवाल लिखे इनके ऊपर, एक बार जरा गौर फरमाए, जो भी आंसर लगा सकते हो ना आप। वो देखो कि सेंटेंस ठीक है या गलत है। देखो ठीक तो है नहीं, ये सीधी सीधी गलत है आपके। और जैसे इनको ठीक करोगे तो मेरी बात को सुनेंगे जान। अब जैसे इनको ठीक करने की बात आई, तो आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, और इसको देखो, जहाँ मैं आपको बोलूँ एक बार सभी बच्चे उसको टाइप करके बोलकर बताने की कोशिश करें। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पेयर कंजंक्शन। देखिए शब्द लिखा आपके सामने, और इसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे पेयर कंजंक्शन। इसको समझ लेते हैं। आपके सामने शब्द लिख रखा है पेयर कंजंक्शन। ये पेयर कंजंक्शन कैसे काम करेंगे सुनो। जैसे आपके सामने शब्द लिख रहा हूँ, पेयर कंजंक्शन होती क्या है, आपने शब्द सुने होंगे। जैसे एक शब्द लिख रहा हूँ आपके सामने, और इसको हम कहेंगे आइदर। आइदर के साथ में यूज करेंगे किसका, और का। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के आए हो आप। नाइदर के साथ में यूज करोगे किसका, नॉर का। यदि नॉट ओनली लिखा मिले तो उसके साथ में यूज करोगे किसका, बट ऑल्सो का। और एक शब्द और लिखा आपके सामने पेयर। ये जो लिखा ना, इन्हें को हम किस नाम से जानते हैं, पेयर कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ इसमें, वो ध्यान से समझना। पेयर कंजंक्शन होते क्या है, ठीक है, जोड़ा जो होता है, यानी दो शब्दों, जैसे आइदर और हो गया, तो ये क्या है अपने आप में कि पेयर कंजंक्शन है। और पेयर कंजंक्शन की मैं बात करूँ आपके सामने, बेसिकली अपने आप में ना ये होते क्या है सुनो। ये अपने आप में आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये अपने आप में होंगे। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, इनका भी हम जिक्र करेंगे। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ आपके सामने, इसको हम कहेंगे एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, एक पॉइंट और लिख रहा हूँ बच्चे, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे, तो बाद में देखेंगे। मैंने लिख रखा आपके सामने, वो लिख रखा है सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आपके सामने इनका मीनिंग ये निकल रहा है कि यहाँ पर यदि आपके सामने एरो की जो मार्क्स बना रहा हूँ, आपके सामने निशान जो बना रहा हूँ, यदि यहाँ पर नाउन है ना बच्चे, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। और देखो नाउन की इक्विवेलेंट क्या पढ़ते हो, प्रोनाउन। तो पी आर का मतलब है प्रोनाउन। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, वो यूज किसका करेंगे, प्रोनाउन का। यहाँ पर यदि हमारे सामने वर्ब लिखी है, तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए बच्चे, वर्ब होनी चाहिए। और यहाँ पर यदि एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। और यहाँ पर भी यदि एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। मेन बात ये है कि सर कौन से को देखकर कौन सा ठीक करे। बात तो आपकी भी बिल्कुल जायज है भाई। अबे मेरी बात को सुनना ध्यान से, कौन से को देखकर कौन सा ठीक करोगे, सुनना मेरी बात। एक आपके सामने यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एज क्लोज एज पॉसिबल, यदि ये पास पास नहीं तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। यदि पास पास नहीं तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट लिखोगे ना, हमेशा हमेशा लेफ्ट वाले को ठीक करोगे राइट वाले को देखकर। ठीक है ना, हमेशा राइट वाले को देखकर ठीक कौन सा करोगे, लेफ्ट वाला। यानी इसको देखकर इसको ठीक करोगे, इसको देखकर इसको ठीक करोगे। यानी राइट वाले को देखकर ठीक कौन सा करोगे, लेफ्ट वाला। राइट वाले को देखकर ठीक कौन सा करोगे आप, लेफ्ट वाला ठीक करोगे। अब मेन बात है वो है हेल्पिंग वर्ब की। और बच्चे जब हेल्पिंग वर्ब के एग्रीमेंट की बात है, तो इसमें 4 नंबर के ऊपर एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, इस हेल्पिंग वर्ब की जब एग्रीमेंट की बात आई ना, तो वो हमेशा हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी ब्लैंक के जो नजदीक जो सब्जेक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या यूज कर देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब का जिक्र कर देंगे बच्चे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो लिख रखे हैं क्या सेंटेंस ठीक है। आपने कहा सर इसमें तो एक भी सेंटेंस ठीक नहीं है, सारे के सारे क्या है,
गलत है। और जैसे इसको ठीक करोगे, जैसे ठीक करोगे, राहुल इज आइदर गोइंग और सोन, देखो और लिख रखा है, बिल्कुल आइदर लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है। और के साथ में जो सोन लिख रखा है, काम किसका कर रहा है, नाउन का। ये काम किसका कर रहा है, वर्ब का। लेकिन ये तो गलत है भाई, और के साथ में नाउन है तो आइदर के साथ में भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। यानी राइट वाले को देखकर ठीक कौन सा करोगे आप, लेफ्ट वाला ठीक करोगे। तो जैसे ही ठीक करोगे तो ठीक करो एक बार जो लिख रखा है, यानी राइट वाले को देखकर लेफ्ट वाला ठीक करेंगे। तो लिखने की कोशिश करोगे ना इसको, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश की आइदर, और इसके बाद में क्या लिखोगे आप, राहुल और सोहन, और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, एक बार अटेंटिव होकर बोर्ड के ऊपर देखना। आइदर के साथ में और लिख रखा है, बिल्कुल लिख रखा है, ठीक है। और के साथ में सोहन किसका काम कर रही है, नाउन का। तो आइदर के साथ में राहुल भी किसका काम करेगा, नाउन का। करेक्ट सेंटेंस होगा आइदर राहुल और सोहन इज गोइंग, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला लिख रखा है नाइदर सी केम नोर वेंट, ठीक है। ये जो लिख रखा है, मैं आपसे पूछूं कमेंट करके बताओ कि ठीक है गलत है, बता दिया करो यार कमेंट करके। आपने कहा सर बिल्कुल गलत है। और जैसे ही ठीक लिखोगे, नोर के साथ में वर्ब है, लेकिन नाइदर के साथ में तो प्रोनाउन लिख रखा है। आपने कहा सर बिल्कुल गलत है ये तो, आपने कहा सर बिल्कुल गलत है ये तो। और जैसे आप इसको ठीक करोगे तो लिखने की कोशिश की आपने सी, और इसके बाद में आप लिखोगे ना सी के बाद में एक ही शब्द लिख दोगे, नाइदर, NEITHER, नाइदर, नोर। हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, वो मिस्टेक ये कर दी कि के बाद में नाइदर तो लिख दोगे, लेकिन नाइदर के बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, केम, और केम के बाद में नोर, नोर के बाद में क्या लिख देंगे, वेंट। ये दो वर्ब होगी, नोर के साथ में भी वर्ब लिखी है, तो नाइदर के साथ में भी केम किसका काम करिए, वर्ब का। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला सेंटेंस लिख रखा है आइदर राज इज सैड और रेटिसेंट, ठीक है। आपने देखा कि और के साथ में रेटिसेंट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। वन वर्ड भी तो करवा रखा है, जो कम बोलता है, अल्पभाषी, ठीक है। आपने देखा आइदर के साथ में राज किसका काम कर रहा है, नाउन। ये तो नाउन का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल गलत हो गया भाई। हमने बताया था कि राइट वाले को देखकर लेफ्ट वाला ठीक करोगे, यही तो बताया था। और बच्चे जैसे इसको ठीक करोगे ना, तो लिखने की कोशिश करेंगे। आपने लिखने की कोशिश की, राज इज आइदर, आइदर के बाद में लिखा आपने सैड और रेटिसेंट, सैड और रेटिसेंट। सुनो ध्यान से, अब जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, इसी में देखोगे वो लिख रखा है आपका और के साथ में रेटिसेंट लिख रखा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी और के साथ में रेटिसेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आइदर के साथ में सेड किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, बोलो हाँ। सेंटेंस करेक्ट हो गया अपने आप में। भाई कहाँ गया, हमने वो लिखे थे वो गायब हो गए, ये आ गए। चलो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। अब अपने अगले सेक्शन को अब देख लेते हैं, आ गया वापस, ठीक है। घबराने की जरूरत है नहीं, बाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसको भी दुख तकलीफ हो जाती है बेचारे को, और ये अपनी बदहजमी को ठीक करने के लिए चला जाता है कभी कभी। चलो अब पढ़ लेते हैं बच्चे। अब अगले सेक्शन को ठीक करोगे ना, ठीक करोगे तो लिख रखा है ही नॉट ओनली वर्क्स हियर बट आल्सो इन माय शॉप, ठीक है ना। नॉट ओनली शब्द लिख रखा है, इसके साथ में वर्क्स एक वर्ब का काम कर रही है, बट ऑल्सो के साथ में इन माई शॉप ये काम कर रहा है एडवर्ब का। क्यों कर रहा है, रिप्लाई किसका दे रहा है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है, और वेयर का रिप्लाई दे रहा है। तो कहोगे सर ये तो गलत हो गया। और जैसे ही ठीक करोगे तो लिखने की कोशिश की आपने ही, और इसके बाद में आपने लिखा वर्क्स, ही वर्क्स नॉट ओनली हियर, हियर किसका काम कर रही है, एडवर्ब का। बट ऑल्सो इन माई शॉप, बट ऑल्सो इन माई शॉप। अब पॉइंट को सुनना ध्यान से, जितनी भी कहानी आपने पढ़ी है ना बच्चे, जितने भी कहानी आपने पढ़ी है, बट ऑल्सो के साथ में एडवर्ब है, तो नॉट ओनली के साथ में भी एयर किसका काम कर रही है, एडवर्ब का। सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गई, एयर लिख रखा है HERE, ठीक है। अगला जो शब्द लिख रखा है ना, उसमें अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो एक बार। सभी बच्चे आंसर को जस्टिफाई करेंगे। अगला जो लिख रखा है आपके सामने, ब्लैंक यू और आई अलाउड। देखो आपके सामने ब्लैंक और पेयर कंजंक्शन है, ब्लैंक के नजदीक कौन सा है, यू, और यू के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आर हो जाएगा। अरे बच्चे समझ आ रहा नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके बता दो, समझ आ रहा है तो थंब का निशान भेज दो। अगला लिख रखा है यू और आई अलाउड, यू और आई, ब्लैंक के बाद में आई, और आई के साथ में हम यूज कर देंगे किसका, एम का, ठीक है। यू और आई एम अलाउड। मेरे हिसाब से पूरी कहानी को आप बिल्कुल डीपली समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, देख लो, फिर हम अपने आगे की स्टोरी का डिस्कशन करेंगे। आगे जब पढ़ोगे ना आप बच्चे, इसमें आगे जब पढ़ोगे तो अपने पेपर के ऊपर चलते हैं। चल भाई खुल जा।
और जैसे ही पेपर के ऊपर आए तो अपने क्वेश्चंस के ऊपर देखोगे, नाइदर इज नोर इज मदर, नोर के साथ में इज मदर नाउन है, ठीक है, नाइदर के साथ में फादर, पेयर कंजंक्शन तो ठीक है, लेकिन इस ये ब्लैंक जो है ना, ब्लैंक तो यही कहोगे आप, ब्लैंक तो यही कहोगे बुक्स जो बनाए आपके सामने, बुक्स जो बनाए, इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन सा, इज मदर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर की कोई भी जरूरत नहीं, इसकी जगह आंसर क्या होगा, इज, ठीक है। अगला लिख रखा है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, बच्चे मेरी बात को सुनना, ये प्रीवियस क्लास में हमने पूरा डिस्कशन कर रखा है, ईच के बाद में ऑफ लिखा, गर्ल्स ठीक है, हैव नहीं, इसकी जगह क्या आना चाहिए, एज कहना बिल्कुल ठीक होगा। क्यों आया, इसका जवाब प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, बार बार जिक्र करना, आपने जरूर देखा होगा। अगला लिख रखा वेयर आर यूर लेगेज, लेगेज देखो यहाँ पर लेगेज एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम कर रही है, तो आर नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन जो लिख रखा है उसको पढ़ेंगे एक बार। अगला जो क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने उसको पढ़ेंगे, और ये लिख रखा है आपके सामने ही हैज ईटन 2 ब्रेड्स। देखो ब्रेड्स जो है ना, ब्रेड्स वो बेसिकली अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, और बच्चे इतनी याद रखना अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अब 2 ब्रेड की बात हुई, 2 पीस का जिक्र कर रहा है, तो इसको जैसे ही ठीक करोगे मेरे भाई, तो इसमें लिख दोगे आप, वो लिख दोगे 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, इसमें लिख दोगे ना, वो लिख दोगे 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। दो पीस की तो बात करें, 2 ब्रेड्स के 2 पीसेस ऑफ ब्रेड्स, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। अगला लिख रखा आपके सामने उसको पढ़ो, ये क्या लिख रखा आपके सामने, Grace told to me about it. चलो लगा लिया होगा आंसर आपने। देखो टोल्ड मी, ये अपने आप में नरेशन की बात हुई, तो टोल्ड को हटाकर यहाँ पर क्या लिख दोगे बताओ, हाँ भाई, इसमें क्या लिख दोगे, कहोगे आपने कहा सर सेड लिख दो, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये सेड टू मी अबाउट इट। अगला लिख रखा आपके सामने आई डू नॉट नो नथिंग अबाउट द मैटर, इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले का जी का, इसका जिक्र कर लेते हैं, जी फॉर गर्ल्स। एक बार हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, और बोर्ड के ऊपर जब चलेंगे बच्चे, तो इसमें आप जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे ना आंसर्स को, इनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 शब्दों की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ आपके सामने, एक तो हम कहेंगे इसको, वो कहेंगे सम, और एक शब्द लिखा आपके सामने एन, दोनों में डिफरेंस समझना। अब लिख रखा सम और एक लिख रखा आपके सामने एनी। सम की जब हम बात करते हैं ना बच्चे, तो इसका हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है। और इसी सम का, इस एनी का भी यूज करोगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है। इस सम के साथ में हम सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनी के साथ में सिर्फ और सिर्फ कैसे नाउन यूज करोगे, सिंगुलर नाउन का जिक्र करेंगे, अरे हाँ और ना। इसके बाद में जब, अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो बिल्कुल एक शॉर्टकट है, मेरी बात को सुनना। सम का और एनी का यूज कहाँ पर करोगे, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो बच्चे, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे किसका, सम का, और नेगेटिव सेंटेंस में है ना बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में यूज क्या करेंगे हम, एनी का जिक्र कर देंगे, ठीक है। देखो एनी का 2 ही तरीके से हम यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, या कोई भी सेंटेंस 2 तरीके से नेगेटिव होगा, या तो नोट लिखा मिले, नोट नहीं तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड्स लिखा मिले, तो आपके सामने सभी लिखा, इसको हम कहेंगे नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, समझना। मान लो आपके किसी भी नेगेटिव वर्ड्स कौन से सुनो, नेवर लिखा मिले, नेवर नहीं तो नेवर के साथ में सेल्डम लिखा मिले, सेल्डम के साथ में एक शब्द और लिखा हार्डली लिखा मिले, इसी तरीके से रेयरली लिखा मिले, रेयरली लिखा मिले, और भी लिखना चाहो तो स्कार्सली लिखा मिले, सारे के सारे कैसे वर्ड है नेगेटिव, और इनमें से कोई शब्द लिखा मिले तो भी यूज करोगे किसका, एनी का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखो, और मैं कहूँ आपके सामने दे डिमांडेड डिमांडेड सम मनी, सम मनी, सेंटेंस पॉजिटिव, मनी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में तो सम का, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाओगे तो लिखने की कोशिश की दे, इसके बाद में लिखा आपने डिड नॉट डिमांड, डिड नॉट नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो सम नहीं अभी यूज करोगे एनी,
मनी का जिक्र करेंगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करना। मैं कहूँ आपके सामने रितु क्या some boys who were making their files। इसका एक बार नेगेटिव बनाना, जो सेंटेंस लिखा आपके सामने, रितु सा सम बॉयज हु वर मेकिंग देयर फाइल्स। बच्चे बिल्कुल आपने नेगेटिव बना दिया होगा इसका। और जैसे इसका नेगेटिव बनाओगे तो लिखने की कोशिश की, आपने कहा कि सबसे पहले लिखोगे ना सर, तो लिखो रितु। रितु सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हुई तो डिड नॉट। नेगेटिव बना तो सम नहीं यूज करेंगे, एनी। बॉयज नहीं यूज करोगे, किसका, बॉय का हु। अब हु एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने पहले से आए, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है आने वाले से। एनी बॉय सिंगुलर हुआ तो वर नहीं, क्या लिख दोगे, वाज मेकिंग। देयर के बाद में देयर नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे, हिज, क्योंकि सब कुछ प्लूरल हो रहा है तो आगे क्या लिख दोगे, फाइल्स। ये बनेगा इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, रितु डिड नॉट एनी बॉय हु वर मेकिंग हिज फाइल्स। मान लो एक सेंटेंस और लिखो आपके सामने, मैं कहूँ इसमें, उसको ठीक करना भाई। मैं कहूँ आपके सामने he he hardly knows some boys। कैसे, ठीक है, कमेंट में ठीक करके बता दो एक बार, शाबाश। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक नहीं है, तो दूर दूर तक ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, हार्डली लिखा मिला तो नेगेटिव हुआ, सम की जगह यूज किया एनी, और जैसे ही एनी आएगा तो बॉयज नहीं, क्या लिख दोगे, बॉय। ही हार्डली नोस एनी बॉय। समझ गए होंगे आप बात को, एक बार इसको आप अच्छे से देख लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन को। और अगला जो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चलो भाई क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है अपना भाई, क्वेश्चन पेपर है अपना, ठीक है, इसको ठीक कर दो एक बार। बच्चे ठीक करोगे ना, ये लिख रखा है आपके सामने, आई डू नॉट नो नथिंग। आपने देखा कि डू नॉट, नोट लिख रखा मिला तो नो की कोई भी जरूरत, एनीथिंग, एनीथिंग हो गई यहाँ तक बात। आई होप किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने, सेंटेंस लिख रखा है, इट इज 10 o'clock इन माई वॉच। इस चीज को समझ लेना एक बार इसको भाई, ठीक है, साफ कर देते हैं इनको। और एक बार इसको भी अच्छे से सेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, चलो 8 नंबर को सेट कर दिया उन्हें। अब हम आपके सामने जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो। इट इज 10 o'clock इन माई वॉच। ठीक है, एक प्रीपोजिशन का जिक्र करेंगे, और वो प्रीपोजिशन जो है वो कौन सी होगी, अपनी बाई का जिक्र करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना, बाई का यूज कहाँ पर करोगे, एक तो यूज करोगे ना इसका, तो यूज करोगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में पहले तो हम यूज करेंगे बाई प्लस में डूअर। ये वॉइसेस के दौरान आपको जब कोई क्वेश्चन आया तो अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपके सामने एक सेंटेंस, रावणा, ठीक है, रावणा इज किल्ड बाय राम। रावणा इज किल्ड बाय राम, पैसे वॉइस है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट और लिख रहा हूँ इसी में, सेकंड पॉइंट, और उसको हम कहेंगे वो इम्पोर्टेंट है, बाई टाइम सोर्स। कोई भी एक ऐसा शब्द जो टाइम को बताता होगा उसके साथ में यूज करेंगे कौन सी प्रीपोजिशन, बाई का यूज करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ इट इज टाइम क्या होगा अभी आपका, 8:40 AM बाय द वॉच। वॉच कह सकते हो, क्लॉक कह सकते हो, ठीक है, अलार्म कह सकते हो, मन करे हो, ठीक ठीक। ये याद रखना, टाइम सोर्स के पहले हम यूज कर लेते हैं प्रीपोजिशन कौन सी, बाई का यूज कर लेते हैं। और भी आप इसमें लिखना चाहो तो जैसे मैं आपके सामने अगला पॉइंट और लिखूं, 3 नंबर, बाई। बाई का कब यूज करेंगे, जब हमारे सामने लिखा हो ट्रेवल सोर्स, क्या लिखा हो, लेकिन उस ट्रेवल सोर्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं हो। तो मैथमेटिक्स में फाई कहते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो निशान जो बनाए ना, तो कहोगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होगा किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ आपके सामने बाई बस, ठीक है, तो बस के पहले कोई आर्टिकल नहीं था, ठीक है, बाई बस हो गया, बाई शिप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ आपके सामने बाई इज लैप, क्या ये कहना ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लैप कवरिंग सेंस में हो रही है, तो इसको हटाकर
क्या लिखने की कोशिश करोगे? आपने कहा कि सर इन लगा दो इसकी जगह, इन इज लेफ्ट। लेकिन यदि ट्रेवल सोर्स के पहले, डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि ट्रेवल सोर्स के पहले, ट्रेवल सोर्स के पहले आर्टिकल लिखा मिले, क्या लिखा मिले? आर्टिकल। और आर्टिकल लिखा होगा ना, तो दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनका, इनका नहीं तो यूज करेंगे किसका? उनका। जैसे इसी सेंटेंस को मैं फ्रेम करके लिखूं आपके सामने, ही केम हियर ब्लैंक ए कार, ब्लैंक ए कार। आपने कहा सर कार ट्रेवल सोर्स है, आर्टिकल ए लिखा मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ट्रेवल सोर्स के पहले आर्टिकल हो तो इन या ऑन का जिक्र करेंगे। नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, ये जीरो आर्टिकल कहते हो, किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं करेंगे तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे पाई का। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आपने जो आंसर तैयार करने की कोशिश की होगी, वो आपने इस इन को हटाकर इसको, इसकी जगह क्या लिखोगे? बाई माई वॉच, ठीक है ना? बाई माई वॉच कहना बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखो क्या लिख रखा आपके सामने, क्या लिख रखा आपके सामने? आई बोट ए पेन इन 10 रुपीज। इसको ठीक करो एक बार। आई बोट ए पेन इन 10 रुपीज, कर दिया होगा आपने? हाँ भाई, इसको ठीक करेंगे अगले सेंटेंस को एक बार। चलो अब हम आपके सामने एक अगली कहानी का डिस्कशन और कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है? ये लिख लिए होंगे आपने। अब एक बार बोर्ड के ऊपर हम चलने की जरूरत पड़ेगी, एक बार और खुल जा सिमसी। अपना बोर्ड खुल गया। अब हम आपके सामने कुछ प्रीपोजिशंस का जिक्र कर रहा हूँ, और वो प्रीपोजिशन आपके सामने लिख रहा हूँ। समझने की कोशिश करना बच्चे। एक शब्द पेश किया और इसको हम कहेंगे, ठीक है? शब्द पेश किया आपके सामने और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फोर, ठीक है? फोर का यूज कहाँ पर करोगे आप? सुनो, फोर का यूज करोगे ना, एक तो यूज हम करेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, तो लिखोगे ड्यूरेशन को बताने के लिए। मार्कर दिक्कत कर रहा है तो एक मिनट भाई, रुक जा भाई, रुक जा। एक तो हम यूज करेंगे वो एक नंबर के ऊपर लिखोगे ड्यूरेशन को बताने के, ड्यूरेशन को बताने के लिए हम यूज करेंगे फोर का, ठीक है? कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं और मैं कहूँ आपके सामने ही वर्कड, सेंटेंस लिखूं और मैं कहूँ आपके सामने ही वर्कड फॉर 2 आवर्स, आवर्स। एक और लिख रहा हूँ आपके सामने, has been working for 2 आवर्स। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ही वर्कड फॉर 2 आवर्स, इसका मीनिंग जब निकालोगे ना इसका मीनिंग जब निकालोगे बच्चे, तो इसका मीनिंग जो निकलेगा, ही वर्कड फॉर 2 आवर्स, इसको हम कहेंगे तक या के लिए, ठीक है? ड्यूरेशन ही तो है। अगला लिख रखा है ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, और जब इसके मीनिंग की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसका मीनिंग निकलेगा से रिलेटेड, ठीक है? वह 2 घंटे से काम कर रहे हैं, ठीक है? उसने 2 घंटे तक काम किया, 2 घंटे के लिए काम किया, ड्यूरेशन के लिए। दूसरा पॉइंट और लिखोगे बच्चे इसी में, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे पर्पस। पर्पस का मीनिंग क्या निकलेगा? सुनो, उद्देश्य जो होगा, जैसे मैं कहूँ आपके सामने राहुल, चलो हमारे का चेंज कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, मैं कहूँ आपके सामने राहुल अर्न्स मनी फॉर हिज फैमिली। उद्देश्य क्या है? पैसे कमाने का, अपने फैमिली के लिए कमाते हैं। अगला जो इसी में फोर का यूज कहाँ कहाँ करोगे, सुनने की कोशिश करना, उसको हम कहेंगे एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट जो होगा, यही अपने पेपर में पूछा गया भाई, एक्सचेंज जो लिख रखा है ना, यही अपने एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और एक्सचेंज की मैं बात करूं आपके सामने, जैसे मैं कहूँ यू कैन हैव दिस शर्ट फॉर 2000, 2000 रुपये दे और शर्ट पकड़ भाई, ठीक है? एक्सचेंज की बात हुई। एक अगला पॉइंट और लिखोगे इसमें, इसकी मैं बात करूं आपके सामने, ये बताता हमेशा, वो बताएगा रीजन, ठीक है? और रीजन की मैं बात करूं आपके सामने, रीजन किस तरीके से बताएगा? सुनो, रीजन बताएगा, और रीजन बताने की मैं बात करूं तो किस तरीके से, जैसे मैं कहूँ आपके सामने और वो सो नहीं पाया था। क्यों नहीं सो पाया था? वजह क्या थी? गर्मी थी, हीट की वजह से। अगला जो पॉइंट और लिखना चाहो तो इसमें लिखोगे आप, वो लिखोगे बच्चे इंस्टेड ऑफ। 5 नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, इंस्टेड ऑफ, ठीक है? इंस्टेड ऑफ, जैसे एक एग्जांपल लिखो, दूसरे की जगह जाना इंसान के लिए। मैं कहूँ आपके सामने गो फॉर मी, गो फॉर मी, तो इंस्टेड ऑफ की बात होगी यहाँ तक, ठीक है?
एक नंबर पॉइंट और लिखना चाहो तो कभी कभी अपने पेपर में स्टेबिलिटी को बताने के लिए, क्या बताने के लिए बच्चे, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी को बताने के लिए यूज कर लेते हैं हम किसका, फोर का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैं कहूँ आपके सामने, दिस कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग, फॉर स्विमिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने किसका यूज हो गया, फोर का यूज होगा। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर। तो खुल जा भाई अपना पेपर, जल्दी से खुल जा, सवास ये आ गया। चलो पढ़ लेते हैं, आपके सामने लिख लेते हैं। आपके सामने लिख रखा आई बॉट ए पेन इन 10 रुपीज। इनकी जगह प्रीपोजिशन कौन सी यूज करोगी, और का एक्सचेंज करने की बात हुई तो प्रीपोजिशन वैलिड कौन सी होगी। और अगला लिख रखा नेहा इज सीनियर देन रीता, इसको भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। नेहा इज सीनियर देन रीता, बच्चे इनका हम जिक्र करेंगे ना, तो इसके लिए हमें एक बार बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम आपके सामने देखो, एक टॉपिक आपने सुना होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री जो होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने एक डिग्री का जिक्र जरूर सुना होगा, जिसको हम कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री। और कंपेरेटिव डिग्री होगी क्या, सुनो ध्यान से, इसके लास्ट में कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होगी, सुनो, इसके लास्ट में क्या लिखा मिले, अपना ई आर लिखा मिले, या लास्ट में आई ई आर लिखा मिले, स्टार्टिंग में लिखा मिले मोर, मोर नहीं तो क्या लिखा मिले लेस, तो उसको हम कौन सी डिग्री कहेंगे बच्चे, कंपेरेटिव डिग्री कहेंगे, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री। और हमने ये भी पढ़ा है कि कंपेरेटिव डिग्री बाद में यूज करेंगे किसका, टी एच ए देन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टाल टालर टालस्ट, एबल एबलर एबलस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जैसे आपके सामने कुछ सवालों की लिस्ट तैयार करूं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस पेश कर रहा हूँ बच्चे हल्के हल्के, और उम्मीद करूंगा कि आप उनके ऊपर गौर फरमाओगे। देख लियो एक बार, ठीक है। मैं कहूँ आपके सामने, नेहा इज स्मार्टर देन मी, इज हैप्पियर देन मी, इज लिख रखा है। चार सवाल लिखे, एक बार इनके ऊपर जरा गौर फरमाओ एक बार। जो 4 सवाल लिख रखे हैं ना, इनके ऊपर गौर फरमाओगे तो आपने देखा कि मियाँ इज स्मार्टर देन। अब एक बात बताना, कंपैरिजन हमेशा लाइक वाइज होता है, कि आपके जूते की तुलना मेरे सर से हो सकती है, आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यानी जब आपके सामने, मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, जब कंपैरिजन की बात आई बच्चे, जब कंपैरिजन की बात है तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में यूज करेंगे किसका, देन का। लेकिन सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्टिव केस से होगा। तो आपने देखा नहीं है, सब्जेक्टिव केस हुआ तो देन तो ठीक है, नहीं की जगह क्या लिख दोगे, आई इन, इना इज एपियर, एपियर कौन सी डिग्री है, कंपेरेटिव देन, ठीक है, इन नहीं क्या लिखोगे, ई के बाद में आपके सामने जो लिख रखा है ना इज, भाई सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला लिख रखा मिस्टर शर्मा इज ए सीनियर ऑफिसर। देखो मिस्टर शर्मा इज ए सीनियर वाट, आपने कहा ऑफिसर, वाट का रिप्लाई दिया तो सिंगुलर काउंटेबल, उसके पहले लिखा मिला सीनियर, सीनियर किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री का, और इसकी वजह से यूज किया आर्टिकल ए का, ऑफिसर की वजह से यूज किया आर्टिकल ए का। इस सीनियर किसका काम कर रही है, पॉजिटिव डिग्री का। एक अगला जो इसी में पॉइंट जो लिखोगे ना पे, मेरी बात को ध्यान से समझना, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्सेप्शन। एक शब्द लिखा आपके सामने, इसको एक बार ध्यान से देखना, क्या लिख रखा है आपके सामने, एक्सेप्शन। और जब मैं आपके सामने एक्सेप्शन की मैं बात करूं कि एक्सेप्शन कैसे काम करेगा, सुनो देखो, एक्सेप्शन में आपने देखा सीनियर किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री का। आपने देखा अगले में देखा सीनियर ये काम कर रहा है किसका, कंपेरेटिव डिग्री का, सीडी लिख रखा कंपेरेटिव डिग्री। मिस्टर वरुण का कंपैरिजन किया मिस्टर रितेश से, कंपैरिजन बता दिया, कंपेरेटिव हो गया। यही सीनियर पॉजिटिव है, यही सीनियर कंपेरेटिव है। जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव और डिग्री इक्वल हो ना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। अब मेरी बात को सुनो, जिस भी शब्द के लास्ट में, बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस भी शब्द के लास्ट में, आपके लास्ट में लिखा मिले आई ओ आर, क्या लिखा मिले,
आई ओ आर लिखा होगा ना, तो उसके साथ हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, देन का। यूज करेंगे किसका, टू का यूज करेंगे। आई समझ में बात। जैसे मैं आपके सामने कुछ शब्दों की लिस्ट तैयार करूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने सुपीरियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, ठीक है, और भी लिखना चाहो तो सीनियर हो गया। देखो लिस्ट चाहे कितने भी तैयार कर लो, बस इतना याद रखो, जिस भी शब्द के लास्ट में आई ओ आर हो तो उसके साथ में देन नहीं यूज करेंगे किसका, टू का। तो आपने देखा कि सीनियर आई ओ आर लिखा मिला, ठीक है, तो कंपैरिजन में देन नहीं यूज कर दोगे किसका बच्चे, टू का यूज हम कर देंगे। तो सीनियर टू मिस्टर रितेश, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। एक एक्सेप्शन और पढ़ना चाहो तो इसको और पढ़ लो, ठीक है। मान लो 2 नंबर एक्सेप्शन क्या कहता है, जिस भी शब्द में लिखा मिले प्रेफर, प्रेफर नहीं तो प्रेफरेबल लिखा मिले, या आपके सामने लिखा मिले फर्दर, फर्दर नहीं तो हमारे सामने क्या लिखा मिले बच्चे, नेक्स्ट। इन शब्दों के साथ में भी हम यूज नहीं करेंगे किसका, देन का यूज नहीं करेंगे। और यूज किसका करेंगे बच्चे, टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन है, पॉजिटिव और कंपेरेटिव इक्वल काम करती हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं कहूँ आपके सामने आई वुड टी 10 कॉफी, आई वुड प्रेफर लिखो, आई वुड प्रेफर 10 कॉफी। जचा के देखोगे ना, जो तो जज तो ठीक रहा लेकिन बाकी गलत है। ये प्रेफर हो गया, तो प्रेफर के साथ में बच्चे देन नहीं यूज करेंगे किसका, टू का। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद इस बात को कंप्लीट तरीके से। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या आपका? आपने कहा सर एक बार देख लो इसको अच्छे से, फिर अपने पेपर के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन जो लिख रखा है आपके सामने उसको हम पढ़ेंगे। चलो क्या भाई, क्या आपके सामने लिख रखा है, वो लिख रखा है नियर सीनियर, आई आर से खत्म हुआ तो देन का कोई भी जिक्र नहीं करेंगे बच्चे। और देन को हटाकर किसका यूज कर देंगे हम, टू का। देन को यहाँ से हटा दो, देन को यहाँ से हटा दो, इसकी जगह यूज कर दो किसका, टू। ठीक है, नियर सीनियर टू रीता, हो गया होगा आपका यहाँ तक। ठीक है, आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। देखो सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, थर्ड का भी जिक्र नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे पढ़ेंगे शाबाश, ठीक है ना। इसको पढ़कर अपने जो भी आंसर्स है ना उसको लगाओगे। मैं आपके सामने यही बैठा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा एक बार, ठीक है। तो जो भी आंसर लगा सकते हो वो लगाओ एक बार। देखो मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन का तरीका बता दूंगा, फिर अपने आंसर्स को जस्टिफाई कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। चलो लगाओ एक बार, मैं साइड में बैठा हूँ, अपने आंसर्स को लगाने की कोशिश करें आप। चलो लगाओ एक बार, जो भी आंसर लगा सकते हो ना वो आंसर लगाने की कोशिश करें आप। बस कोशिश करो एक बार, पढ़ो इसको। सबसे पहले तो मैं पढ़ता हूँ इसको, और मेरे साथ साथ कोशिश करना आप भी, जिस टोन में मैं पढ़ूँ ना आपको उस टोन में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑल ग्रेट थिंकर्स, जो आपका पैसेज है, क्वेश्चंस वगैरह भी हम इसको साथ के साथ देखते चलेंगे बच्चे, ठीक है ना। मैं आपके सामने लिख रखा है, लिख रखा है ऑल ग्रेट थिंकर्स, ऑल ग्रेट थिंकर्स live and move on a high plane of thought. It is only there they can breathe freely, freely. Then freely के बाद में लिख रखा है इसमें, it is only in a contact with spirits like themselves they can live harmoniously and attain that serenity which comes from the comparison, comparison। और इसके बाद में आपके सामने जो लिख रखा है, कंपैरिजन नहीं है सॉरी, comes from that companionship. The studies of all great thinkers must range along the highest altitude of human thought. अब जो लाइन लिखी है ना इसका मीनिंग क्या है सुनो, साथ के साथ समझते चलते हैं, आंसर लगा लेना। कि जो कोई भी जैसे जो ग्रेट थिंकर्स होते हैं ना, मान विचारक होते हैं, वो ऊंचे स्तर पर अपनी सोच रखते हैं, ठीक है। वो हमेशा खुलकर सांस लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वे हमेशा ये चाहते हैं कि वो कोई ना कोई अपनी शांति प्राप्त करे, पीस से अपने युद्ध कर करे। आगे जो लिख रखा है आपके सामने वो लिख रखा है, आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ एनी इल्यूमिनेटिव जीनियस हु डिड नॉट ड्रिंक इज इंस्पायरेशन फ्रॉम फाउंटेन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड हेब्रो राइटर्स। 2 राइटर का जिक्र किया गया है, और जिक्र जो कौन से ग्रीक का, और ग्रीक के साथ में एक और लिख दिया उसने, कौन सा लिख दिया आपका, ग्रीक के साथ में लिख दिया हेब्रे राइटर। अगला लिख रखा है, सच अमंग द मॉडर्न्स एज वर पुपिल्स इन एंशिएंट
ancient thoughts and in turn became masters in their own. I have always thought the strongest argument in favor of Baconian theory. Baconian theory का जिक्र किया गया बच्चे इसमें। Baconian theory इसके बाद में लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है Baconian theory was that no man could have written the plays and sonnets. Sonnets होते हैं 14 lines of poem जो होती है ना, 14 पंक्तियों की कविता, लिटरेचर से उठाए गए that have come down to us under Shakespeare's name, who had not the liberal education of Bacon. How this habit of intercourse with the gods makes one impatient of mere men. The magnificent ideals that have ever haunted the human mind are splintered into atoms by contacts with life's realities. You will notice that your first sensation after reading a great book is one of melancholy and dissatisfaction. The ideas, sentiments, expressions are so far beyond those who ordinary working life that you can not turn aside from one to the other without an acute sensation and conscious of the contrast, and the principles are so lofty, so superhuman, that it is positive pain to come down and mix in the squalid surroundings of ordinary humanity. A habitual meditation on the vast problems that underlie human life and are knit into human destinies, thoughts of immortality and the littleness of mere men, the greatness of men's soul, the splendors of the universe. These things do not fit man to soul, the splendors of the universe. These things तो हमने पढ़ लिया था. Understand the average human being or tolerate with patience with the sordid wretchedness of the masses. It is easy to understand, therefore why such thinkers fly to the solitude of their own thoughts, or to the silent companionship of the immortals, and if they care to present their views in prose or verse to the world, that these views take a sombre and melancholy setting from the pale cast of thought in which they are hindered. On what plane must great thinkers live and move? ठीक है. Is a liberal education necessary to produce great literature? Why does the reading of a great book make one melancholy and disappointed according to the author? What are the things that make it hard to understand the average human being? बच्चे देख लिया होगा आपने, क्वेश्चंस देख लिए होंगे. On what plane must greatest thinkers live and move? आपके सामने जो पहले 3-4 जो लाइन लिख रखी है ना, इसमें देखोगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आंसर कैसे मिलेगा? आपने पढ़ा कि इसी में ऑल ग्रेट थिंकर से लेकर देम सेल्वस तक. मुझे एक बार पेन की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम ले लेते हैं. एक बार सुनो, तो ऑल थिंकर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट. देखो आपको मैं तरीका बता दूंगा, इतने तो आपके अंदर समझ जरूर होगी कि किसी भी क्वेश्चंस को पढ़कर उसके आंसर को आप खुद आप बना सकते हो. तो इसको बना सकते हो. यहाँ से यहाँ तक आपके सामने जिक्र है. क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपके सामने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है इज ए लिबरल एजुकेशन नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए ग्रेट लिटरेचर. देखो ग्रेट लिटरेचर की बात हुई ना, और जब अपने आंसर की बात करोगे बच्चे तो इसमें आप देखोगे तो ग्रेट लिटरेचर में कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर जो मेलानकोली से पहले मैग्निफिसेंट से लेकर यहाँ तक देखोगे, कॉन्ट्रास्ट तक ढंग से पढ़ोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा. यानी कहना चाहो तो कह सकते हो ये जो इतनी जो आपके सामने लाइंस जो लिखी है ना, इनमें इसका आंसर छुपा हुआ, और ये आपके लिए होमवर्क है. ये होमवर्क है, ये इसका क्वेश्चन आपने घर से निकाल के लाना है. अगला जो क्वेश्चन देखोगे आप, वो लिख रखा है why does the reading of a great book make one melancholy and disappointed according to the author. बच्चे ये तो सीधा सीधा लिख रखा है, द मैग्निफिसेंट लिख रखा है ना आपके सामने. द मैग्निफिसेंट को उठाओ यहाँ से. चलो भाई एक बार पेन यूज कर लेते हैं. मैग्निफिसेंट, एक बार इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ कर देखना. मैग्निफिसेंट से स्टार्टिंग कर दो और पढ़ के देखो आप डिससेटिस्फेक्शन तक, यहाँ तक पढ़ के देखोगे तो ये आंसर कौन सा का होगा? सी फॉर चाइना का. ठीक है, पढ़ के देखोगे आंसर्स मिल जाएंगे. तरीका आपको बिल्कुल पहले भी बताया. लास्ट का लिख रखा है व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एवरेज ह्यूमन बीइंग. लास्ट का जो है इसका आंसर बताओ एक बार शाबाश. जो लास्ट का जो लिख रखा है ना आपके सामने, इसका आंसर बताने की कोशिश करें. आप पढ़ने की कोशिश करोगे ह्यूमन. हाँ कोई नहीं, जो एक बार आंसर है ना वो कमेंट करके बता दो आप. ठीक है, कमेंट करके बता दो एक बार जो भी आंसर है अपना. शाबाश. अब जो जो स्लैश लगा है वहां से पढ़ना स्टार्ट करो.
और मास्टर्स तक पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी फॉर दिल्ली का। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पैसेज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रेसी राइटिंग के ऊपर, और प्रेसी राइटिंग को और देख लेते हैं। ये आपके सामने राइटिंग है बच्चे, कौन सी, प्रेसी राइटिंग, और इसमें आपने आंसर लगाना है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे अपने आंसर्स को लगाने की कोशिश करेंगे। शाबाश, लगाओ एक बार जो भी लिख रखा है आपके सामने, आंसर लगाओ क्या लिख रखा है। देखो प्रेसी राइटिंग की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये हमेशा 1/3 में लिखना होता है, 1/3 में। ठीक है, 1/3 में लिखना होता है। ठीक है, लिख रखा है स्टैम्प इज टू मेनी पीपल जस्ट ए स्लिप ऑफ पेपर दैट टेक ए लेटर फ्रॉम वन टाउन और कंट्री टू अनदर। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी स्टैम्प कलेक्टर्स फाइंड सो मच प्लेजर इन कलेक्टिंग देम and how we found the time in which to indulge in our hobby. To them, it seems a waste of time, a waste of efforts, and a waste of money. But they do not realize that there are many why do buy stamps, many who find the effort worthwhile, and many who would spend their time less profitably if they did not collect stamps. An album, a packet of hangings, a new supply of stamps, and the time passes swiftly and pleasantly. Stamps collecting has not limits, and the collection never has an end. Countries are always printing and issuing new stamps to celebrate coronations, great events, anniversaries, and death. And the fascination of collection is trying to obtain these stamps before one's rivals. There is a history in every stamp. The ancient Roman Empire and the Constitution of Empire, America, India's independence, and the Allied victory all are conveyed to our minds by means of stamps. A stamp has a fascination of its own. Gazing at its little picture, we are transported to the wilds of Congo, the homage of the Arabs लिख रखा है Arabs, and the endless tracks of the Sahara Desert. We see famous men, pictures, writers, scientists, soldiers, politicians, and famous ancient on these small bits of a paper. Stamps so small and minute contain knowledge that is vast and important. बच्चे सुनो, एक तो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल्स को हटा दो। जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमें प्रेसी राइटिंग में नहीं लिखने होते। ठीक है, अगले देखो, ये स्टैम्प इज टू मैनी पीपल जस्ट स्लीप लेटर। ठीक है, यहाँ तक तुम कोई चेंज नहीं कर सकते। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनका जिक्र हटा दो यहाँ से। आप जैसे ही हटाओगे, क्यों हटा दिया, क्योंकि इनका जिक्र पहले लाइन में भी दे रखा है। फिर सीधा पेज को लिख दो, वी फाइंड से लेकर अभी तक। ठीक है, इसी तरीके से 1/3 में हमने लिखना है। तरीका हमने सीख रखा है बच्चे 1/3 का प्रेसी राइटिंग का। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं लिखने होते। ठीक है, और बच्चे अपना जो सेक्शन था अपना वो कंप्लीट हो गया। अपना ये प्रेसी राइटिंग का था कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से 2009 का जो सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो गया है बच्चे। ठीक है, आप आराम से रहना, घर पर अपनी पढ़ाई करना। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। एक कमेंट तो करना। ठीक है, जो चीज समझ में आई हो, जो बेस्ट आपको लगी हो कि सर ये बेस्ट लगी, उसके लिए थंब का निशान प्लस में जो भी अपनी बातें वो लिख देना। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। बाकी पढ़ेंगे अपना अगले सेशन में। ठीक है।